बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आपको पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। दो कि उसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं थी। लीड और लैग कंपनसेटर जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया है उसी को हमने जो है वो दोबारा से कंबाइन करके डिज़ाइन किया था। स्टेप्स सारे वही थे, कुछ स्टेप्स कम ज़रूर हुए थे लेकिन कोई नया या एडिशनल स्टेप नहीं था। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन, ऑनलाइन सेशन और वट एवर यू थिंक ऑफ। अच्छा, हमने क्लास टाइम में एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 7.3। उसी एग्जांपल को जो है वो हम अपने दूसरा केस जो है उसके हिसाब से करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हम गैमा को बीटा के बराबर लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या आसानी होती है या क्या मज़ीद मुश्किल होता है या मज़ीद आसानी होती है। ठीक है, तो वही एग्जांपल हम 7.4 के तौर पर लेके चल रहे हैं, यानी कि 7.3 ही एग्जांपल है लेकिन अब हम जो है वो क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जो गैमा जो है वो बीटा के बराबर वाला केस है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, गैमा इज इक्वल्स टू बीटा के ऊपर हम जो है वो बातचीत करते हैं। अच्छा, जब गैमा इक्वल्स टू बीटा है तो अगर आप देखें तो जो हमारी डेरिवेशन है या जो हमारी कैलकुलेशन है अबाउट दिस वो किस तरह से चेंज हो जाती है। चलो मैं ये वाली डेरिवेशन शुरू से करता हूँ। केवी की डेरिवेशन या केवी की फाइंडिंग किस तरह से की जाती है। आपको पता है केवी जो है वो बराबर है, ये केवी क्या है, ये केवी डिज़ायर है। केवी डिज़ायर जो है वो बराबर है एस जी सी इंटू जी। अगर केवी डिज़ायर ही की मैं बात करूं, लास्ट टाइम हमने जो है वो इसमें एक मैंने करेक्शन करवाई थी, वो दोबारा से इसी वजह से कर रहा हूँ। एस जी सी क्या है हमारे पास, एस एज इट इज, जी सी हमारे पास है के सी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एस ओवर 1/T1 डिवाइडेड बाय एस प्लस गैमा ओवर T1। इसी तरह से एस प्लस 1/T2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/बीटा T2। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, जी, कैपिटल जी। ठीक है, जगह मेरे पास कम है तो मैं इसको थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस, ये जी लिखा हुआ है हमने। ठीक है, अब अगर आपके पास जो है वो एस की जगह 0 पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो T1 और T1 भी कैंसिल हो जाएगा। ये जब आपके पास s कैंसिल 0 हो जाएगा तो ये T2 और ये T2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, s टेंड्स टू 0। ठीक है, एस जी के सी एज इट इज। ठीक है, ये वाला के सी एज इट इज, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है बीटा ओवर गैमा। ठीक है, जो मेरी लास्ट लेक्चर में जो शुरू की कैलकुलेशंस थी उसमें मैंने ये केसी जो है वो जीसी में केसी नहीं लिखा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस आई थी जिसमें केसी नहीं नज़र आ रहा था आपको, लेकिन केसी मौजूद रहेगा, मौजूद होगा, जो कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एनीवे ओके। अब हमारे पास केस क्या है, अब हमारे पास केस है बीटा जो है वो गैमा के बराबर है। जब बीटा गैमा के बराबर है तो उसका मतलब है बीटा और गैमा भी कैंसिल हो गए। तो यहां से आप देखें जो हमारे स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहा है वो क्या है, केवी डिजायर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, एस सारे लिमिट है, जी मेरे पास गिवन ट्रांसफर फंक्शन है। तो अगर आप देखें इस वाले स्टेप से मुझे डायरेक्टली केसी मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप लीड कंपनसेटर के तरीके से भी केसी निकाल सकते हो, नो इशू इन दैट, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक स्टेप हमें इससे और आसान हो रहा है। वो आसानी क्या है कि हमारे पास बाकी स्टेप्स अपनी जगह पर चलते आ रहे हैं। लीड कंपनसेटर का जो हमने पार्ट डिजाइन करना है, उस लीड कंपनसेटर के पार्ट में हमने जो केसी डिजाइन करना है वो हम इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, दैट इज टू से कि यहां से हमारे पास केसी डायरेक्टली आ जाएगा। अगर मैं इसको केवी कहूं, ठीक है, अगर ये केवी है तो केसी किसके बराबर आ जाएगा, केवी डिजायर डिवाइडेड बाय केवी गिवन, दैट्स इट। तो यहाँ से आपके पास केसी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। केसी डिजायर आपके पास कितना था, 80, केवी गिवन आपके पास था 8,
तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली केसी की वैल्यू आ केसी निकाला है। अगर आप कंपनसेटर की बात करो या लीड लैड कंपनसेटर दैट इज जीसी की बात करो तो मैंने ये केसी निकाल ली है। बाकी अभी आपके पास 1/T1 अपनी जगह पर मौजूद है, एस प्लस 1/S प्लस क्या था जी, गैमा। गैमा और बीटा आपस में बराबर हैं तो मैं इसको बीटा ही लिख देता हूँ, बीटा/T1, ठीक है। और एस प्लस 1/T2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/βT2। तो इसमें से अगर आप देखें तो मैंने केसी निकाल लिया ऑलरेडी, ऊपर आपने अभी कैलकुलेशन से निकाल लिया। अब इसमें देखें तो सिर्फ एक बीटा की वैल्यू मिसिंग है और एक T1 की वैल्यू मिसिंग है। बीटा जो निकल आएगा वही यहाँ पर बीटा इस्तेमाल हो जाएगा और T2 की वैल्यू जो भी अपनी जगह पर हमें बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो चीज़ें स्टेप्स जो हैं और श्रिंक हो गए हैं, कम हो गए हैं आपके एग्जाम्पशंस के हिसाब से। मैं कंक्लूड करूंगा थोड़ी देर में तो उसमें सारी चीज़ें शामिल कर लूंगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट, मतलब उसके जो लीड का पार्ट है उसके T1 के हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, एंगल डेफिशिएंसी आपने जो पिछली एग्जांपल में निकाली थी, एंगल डेफिशिएंसी 55 डिग्री की आई थी, वो अभी भी 55 डिग्री ही होगी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। गैमा और बीटा के बराबर होने से एंगल डेफिशिएंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एंगल डेफिशिएंसी अभी भी 55 डिग्री है और वो कहाँ से कंट्रीब्यूट होनी है, वो इन दोनों से कंट्रीब्यूट होनी है। डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल की वैल्यू जो पहले थी वही अभी भी है, देयर इज नो चेंज इन दैट। तो वो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल आपके पास क्या थे, वो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल था आपके पास -2.5 प्लस -4.33, ठीक है। ये डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है, ये एंगल एफिशिएंसी है 55 जो कि कंट्रीब्यूट करनी है इस जीरो और इस पोल ने, ठीक है। ये जीरो और पोल ने कॉम्बिनेशन, बाकी तरीका उसी तरह से रहेगा कि आपने जो है वो यहाँ पे जीरो प्लेस करना है, यहाँ पे पोल प्लेस करना है। ये डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है, ठीक है। ये एंगल जो है वो 55 डिग्री है, ठीक है। आप बेशक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करें, बेशक कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, आपके पास ये पोल और ये ज़ीरो और पोल की पोजीशन आ जाएगी। जो पोल और ज़ीरो की पोजीशन आ जाएगी आपके पास, तो वो आप जो है मतलब इस पोल और ज़ीरो की पोजीशन से आप T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। सही है, आपने ये एग्जाम्पल 1 में ये किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 1 के बाद जब एग्जाम्पल 3 हमने डिस्कस की थी तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। बिल्कुल उसी तरह से हम जो है वो जब यहाँ पे जीरो और पोल प्लेस कर देंगे, वो जो एंगल डेफिशिएंसी 55, माइंडेड दिस इज नॉट अ यूनिक आंसर, दिस इज नॉट अ यूनिक कॉम्बिनेशन, देयर माइट बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हिच कैन कंट्रीब्यूट दिस थिंग, ठीक है। तो अगर आप पोल और जीरो के हिसाब से जीरो और पोल को प्लेस कर दोगे तो वहां से आपके पास T1 की वैल्यू भी आ जाएगी। आपकी बुक वाले ने जो T1 की वैल्यू निकाली हुई है वो 0.42 निकाली हुई है और उसके मुताबिक जो बीटा निकाला हुआ है वो 3.503 निकाला हुआ है, ठीक है। सही हो गया जी। तो T1 और जीरो जब आप ये प्लेस कर दोगे, आपको इस पोजीशन पता है, इन पोजीशन से आप जो है वो 1/T1 मतलब ये जो ये जो जीरो पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है -1/T1, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर दोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो पोल पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है -β/T1 पे, तो -β/T1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है और बीटा की वैल्यू जो है वो आप उसके रिस्पेक्टिव इसके नॉन पोजीशन से निकाल सकते हो। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन वर्क इट आउट। अगर नहीं होता तो डू लेट मी नो, मैं आपको इसको जो है वो प्रॉपरली मतलब पूरा डिटेल में सॉल्व कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करके दे सकता हूँ, या फिर आप लोग अपनी जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझसे शेयर कर लेना, आई विल आंसर ऑन दैट, ठीक है। तो T1 और बीटा आ गया, तो अगर आप देखो तो अब आपके पास क्या कुछ आ चुका हुआ है, इन 2-3 स्टेप की मदद से आपके पास केसी भी आ गया, आपके पास T1 भी आ चुका है, आपके पास बीटा भी आ चुका है और इस बीटा की वजह से ये वाला भी नोन हो गया है। तो अब सिर्फ एक अननोन रह गया है जो कि T2 है, ठीक है। और T2 का तरीका हमने जो एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ा, अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हम बात कर रहे हैं, तो T2 हम क्या करते हैं, T2 को फिर एज्यूम कर रहे हैं आप, ठीक है। T2 की वैल्यू को आपने एज्यूम किया, T2 फर्स्ट करें, अगर आप 5 पुट किया तो आप देखोगे कि क्या एंगल जो कंट्रीब्यूशन है
बाय एस प्लस 1/T2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/β T2। बीटा आपको ऑलरेडी नोन है, ठीक है। क्या वो 0 और -5 के दरमियान है जो एंगल कंट्रीब्यूट हो रहा है एट डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल? अगर यस, मतलब ये इस लिमिट के दरमियान है, तो इसका मतलब है आपका T2 ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि T2 5 रख के आपका ये रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, मतलब -5 से ज़्यादा एंगल बढ़ रहा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, T2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इंक्रीज करते जाओगे, जितना इंक्रीज करते जाओगे उसी हिसाब से आपके पास जो है वो एंगल कम होता जाएगा। 1, अगर आप इसको T2 को 1 रखोगे तो एंगल जो है वो हो सकता है 8 या 9 आ रहा हो, ठीक है। एंगल को 5 रखते हो तो हो सकता है 6 या 7 आ रहा हो, या 5.5 या समथिंग आ रहा हो, ठीक है। T2 को 10 पे रखते हो तो ये एंगल सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो T1 और T2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी और आपका जो है वो रिजल्ट, मतलब पोल और जीरो की लोकेशन आपको क्लैरिटी के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज दी लीड लैग कंपनसेशन, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। मैं नेक्स्ट आर्टिकल, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है, इसी से मिलती जुलती बातचीत है, जिसको हम पैरेलल कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। कंपनसेटर तीन ही हैं जो आप पढ़ चुके हुए हो, मतलब बेसिकली कंपनसेटर दो ही हैं, लीड कंपनसेटर है या लैग कंपनसेटर है। अच्छा, ये जो मेथड मैंने अभी आपको पढ़ाया या बताया है, दिस इज आल्सो नोन एज पोल जीरो प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक में इसको पोल जीरो प्लेसमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर दो ही कंपनसेटर्स हैं। तीसरा जो कंपनसेटर है वो उन दोनों का कम्बिनेशन है, यानी कि लीड कंपनसेटर ने ट्रांजिएंट को ठीक करना है, लैग कंपनसेटर ने आपके क्या करना है, स्टडी स्टेट को ठीक करना है। तो लीड लैग कंपनसेटर ने क्या करना है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, ठीक है। मतलब वो स्टडी स्टेट को भी ठीक करेगा और ट्रांजिएंट को भी ठीक करेगा, ठीक है। आगे एक टर्म यूज की जाती है जिसको पैरेलल कंपनसेशन का नाम दिया जाता है। वो क्या है, वो भी बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस पैरेलल कंपनसेशन को हम जो है वो लेकर आएंगे टूवर्ड्स नॉर्मल कंपनसेशन या सीरीज कंपनसेशन। तो उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, लेट्स सॉल्व दैट। आपको ये पता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में आपके पास ये प्लस माइनस, ये आपके पास फर्ज करें कि कंपनसेटर है जीसी, उसके आगे आपके पास प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है विच इज जीएस, ठीक है। और ये फीडबैक है जो कि एच के साथ है, एच ऑफ एस, ये फीडबैक आती है आपके पास प्लस माइनस के साथ, ठीक है। यही होता है जी आपके पास एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सिस्टम जिसमें कंट्रोलर भी मौजूद हो, आपके पास सीरीज में प्लांट मौजूद है, फीडबैक आपके पास सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो इसका अगर आप सी बाय आर लिखें तो क्या बनता है, जी सी जी डिवाइडेड बाय, ट्रांसफर फंक्शन लिखने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम लिखा हुआ है तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड गेन, प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ, प्लस कहाँ से आता है अगर नेगेटिव फीडबैक हो, तो 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड फीडबैक मल्टीप्लाई बाय फॉरवर्ड लूप गेन मल्टीप्लाई बाय फीडबैक गेन। तो फीड फॉरवर्ड गेन, फीडबैक गेन, यहाँ पे फीड फॉरवर्ड गेन न्यूमरेटर में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विद योर सिंपल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप लिखो तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं मजीद कोई चीज़ें मतलब रिवाइज समझ लें, रिवीजन समझ लें इसको। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अच्छा, अगर आपके पास एक सिस्टम हो जो कि पैरेलल कंपनसेशन के साथ है, लेट्स सी कि जी पैरेलल कंपनसेशन हमारे पास कुछ इस तरह की है, ये जी वन आपके पास है, ये आपके पास एक और प्लस माइनस है, ये आपके पास G2 है, ठीक है। यहाँ से आपके पास कोई एक फीडबैक ले रहे हैं आप, और यहाँ पर आप कंपनसेटर डिजाइन कर रहे हैं, दिस इज योर जीसी। अगर आप देखें तो सीसो टूल का मैंने जो आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर किया था, उसमें इस तरह का कम्बिनेशन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, सी, और ये आपके पास फीडबैक आ गई जो कि एच है। तो अगर आप देखें तो दिस इज योर पैरेलल। एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी टेकोमीटर के नाम से,
और मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 5 में हमने की थी एक एग्जांपल सॉल्व, जिसमें हमने जो है वो ये वाला जो जीसी था, यहाँ पे कोई केसी लिखा हुआ था या कोई कंपनसेटर गेन कोई गेन था, ठीक है, जबकि बाकी यहाँ पे शायद K1 था और यहाँ पे शायद K2 था या KC था। तो मुझे मतलब वो आपके पास उसी तरह की एग्जांपल है, लेकिन ये अब आप पैरेलल कंपनसेटर के तौर पर लेकर चल रहे हैं। तो अगर इस पैरेलल कंपनसेटर के हिसाब से आप बात करो तो इसका इसका C/R अगर आप लिखें तो पहले आप क्या करोगे, इसकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करोगे, ठीक है। इसकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर लेने के बाद आपके पास जो है वो एक नया ब्लॉक आ जाएगा, एक नया मतलब सब ब्लॉक आ जाएगा, फिर आप कंबाइन करके इसको लिखोगे। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिखने का तरीका अभी भी वही है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, वही तरीका, प्रोडक्ट ऑफ द फॉरवर्ड लूप गेन्स, जितने भी फॉरवर्ड लूप गेन्स हैं, फॉरवर्ड लूप G1 और G2 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑल द लूप गेन्स, ठीक है। जितने भी लूप गेन है, एक ये लूप बन रहा है, एक ये लूप गेन, ये लूप गेन है, ये पूरा लूप बन रहा है, तो ये बन जाता है आपके पास G1 एंड GC, ठीक है, प्लस अनदर लूप, कौन सा लूप है, दिस इज अनदर लूप, वो लूप गेन क्या है, G1 G2 एंड H, ठीक है। कैसे लिखा है ज़रा दोबारा से समझ लें या दोबारा से देख लें। बेसिकली ये सिग्नल फ्लो ग्राफ की ही मदद से ये डायरेक्टली लिखा गया है। क्या तरीकाकार है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ द फॉरवर्ड लूप गेन, फॉरवर्ड गेन्स, जितने भी फॉरवर्ड गेन है जो कि आपके पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक से ज़्यादा पाथ होंगे तो यहाँ पे प्लस होके आते जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जितने भी लूप गेन्स हैं, एक ये लूप गेन है, एक ये वाला लूप गेन है, जितने लूप गेन्स आ रहे हैं उनको आपस में प्लस करके मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस कर दो, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो आपके पास उसका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। एनीवे जो इसकी इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप देखें तो वो ये वाली है, ठीक है। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखें, ये था फॉरवर्ड या मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फीड फॉरवर्ड में कंपनसेटर का कंपनसेशन का डिज़ाइन। माइंडेड हमारे पास जो भी तरीका है कंपनसेटर डिज़ाइन करने का वो फॉरवर्ड का ही है। फीडबैक पर पैरेलल कंपनसेशन हिट एंड ट्रायल के थ्रू हो सकता है बाकी तरीके से, लेकिन जो प्रॉपर मेथड्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ फीड फॉरवर्ड गेन से ही, फीड फॉरवर्ड कंपनसेटर के ही हैं, ठीक है। मतलब आपका कंपनसेटर फीड फॉरवर्ड में लगा हुआ। तो अब बाकी अगर मुझे ये वाला कंपनसेटर डिज़ाइन करना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, कोई इस तरह की चीज़ लिखूँगा, यानी कि मैं इस ब्लॉक डायग्राम को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दूँ कि ये जो GC है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, आपको पता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज़ कर लूँ या इस ब्लॉक डायग्राम की शेप को कुछ इस तरह से चेंज करूँ कि ये जो GC है, ये वट एवर द GC इज़, वो किसी तरह से फीड फॉरवर्ड में आ जाए। फीड फॉरवर्ड में आ जाएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। ये फीड फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि क्या है, 1 होगा, उसके साथ प्लस होगा, कंपनसेटर होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो किसी ट्रांसफर फंक्शन के साथ। फर्ज करें मैं इस ट्रांसफर फंक्शन G और H के प्रोडक्ट को कोई नाम दे देता हूँ, F दे देता हूँ। मैं G और H जो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है फॉरवर्ड में, उसको मैं GF का नाम दे देता हूँ। तो यानी कि अगर फीड फॉरवर्ड कंपनसेटर मैंने डिज़ाइन करना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी 1 प्लस GC इंटू GF इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह की होगी तो इसका मतलब है वो फीड फॉरवर्ड कंपनसेटर की उसके ऊपर थ्योरी लगाई जा सकती है, उसकी डिज़ाइनिंग हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर आप देखें तो GC ये है, बाकी डिफरेंट कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो इसको इस तरह की शक्ल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ GC की टर्म के अलावा, GC की टर्म के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं इंक्लूडिंग 1, उससे डिवाइड करता हूँ कि GC वाली जो टर्म है उसको छोड़ दो, बाकी सारी जितनी भी टर्म है
जो कि G1 G2 और H 1 प्लस G1 G2 H है, इससे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड कर दो। आपको ये पता है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद होता है। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, G1 G2 H इस प्लस G1 GC होल डिवाइडेड बाय, कर सकता हूँ ना मैं डिवाइड, क्योंकि दूसरी तरफ तो 0 है, तो दोनों साइड को जब मैं डिवाइड करूंगा तो इस वाली साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाली साइड पे मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड कर लेने के बाद मैं इसको अलग कर देता हूँ, 1/G1 होल डिवाइडेड बाय 1/G1 G2H। ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस G1 GC होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2H इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिकली प्ले कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग नथिंग मोर देन द मैथमेटिक्स। सिर्फ क्या किया कि अदर देन जीसी की जो भी टर्म है उससे दोनों, उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, जीसी की टर्म को अलग कर लिया, जीसी की जो टर्म है जिसमें जीसी आ रहा है उसको अलग कर लिया, बाकी को अलग कर लिया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ 1 रह गया। 1 प्लस ये जीसी है, जीसी के अलावा, जीसी के अलावा ये जो आपके पास रेड में मैंने, सर्कल तो नहीं है लेकिन रेड में मैंने जो हाईलाइट कर दिया या इसको एक अंदर, मतलब सर्कल सर्कल तो सर्कल कर दिया या इसको लिंक कर दिया, इसको मैं जीएफ कह सकता हूँ। मतलब जीसी और ये जीएफ, जीएफ का कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, तो जीएफ इंटू जीसी इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने बेसिकली फीड फॉरवर्ड वाली तरह का ही चीज़ बना दी है, जी सी जी एफ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता जी एफ क्या है, जी एफ ये वाली टर्म है जो कि बेसिकली क्या है, ये वो मॉडिफिकेशन है जो कि आप ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन के थ्रू कर सकते हैं कि जी सी फीड फॉरवर्ड में आ जाएगा, बाकी जी एफ जो है वो फीड फॉरवर्ड में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपकी जो इक्वेशन बन गई है, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिस ब्लॉक डायग्राम की है, अगर मैं वो ड्रॉ करूं तो ये आर है, यहाँ पर ये प्लस माइनस, यहाँ पर आपके पास जी सी है जो आपने डिज़ाइन करना है, इसके आगे एक जी एफ है और ये यूनिटी फीडबैक के साथ जो है वो कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो फीड फॉरवर्ड में लगा हुआ है, जी एफ जो है वो मेरा पूरा मॉडल या प्लांट की जो ट्रांसफर फंक्शन है, अब वो जी नहीं रहा जो पहले जी था यहाँ पर, या जी टू या जी वन था, या यहाँ पे ये जी वन लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर फंक्शन जी एफ के नाम से है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ट्रांसफर फंक्शन ही चेंज कर दिया और उसके साथ जो है वो जी सी को मैंने पैरेलल में ले सीरीज में डाल दिया, ताकि मैं अपना जो अपने मेरे पास जो थ्योरी अवेलेबल है मैं वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है पैरेलल कंपनसेशन अगर आपने करनी है तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, उसको मॉडिफाई करके जीएफ करोगे। मॉडिफिकेशन मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप्स हैं कि आपने क्या करना है, अदर देन जीसी से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो बाकी टर्म आ रही है उससे डिवाइड कर देना है, और बाकी सिस्टम जो है वो उसी तरह से आप आगे मैथमेटिकली आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कर लेने के बाद, यहाँ तक अगर आप कर लेते हो, यहाँ तक आप पहुँच जाते हो, तो उसके बाद जो है वो पैरेलल कंपनसेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलें इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल 7.5। एग्जांपल 7.5 में आपके पास अगर आप देखें तो आपको एक इनर लूप है, बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम है जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, लेकिन अब हम जो है वो ट्रांसफर फंक्शन से इन्वॉल्व करेंगे। ये ट्रांसफर फंक्शन है 20/s+1 इंटू s+4। ठीक है, ये आपके पास जी समझ लें, G1 के हैं या वट एवर यू वांट टू से इट, ओके लेट इट बी G1। ठीक है, उसके बाद ये फीडबैक है आपके पास, फीडबैक आपके पास k के बराबर, मतलब फीडबैक सिर्फ कांस्टेंट k है,
जिसको आप फर्स्ट करें GC कह रहे हो, ठीक है। ये के हमने डिज़ाइन करना है, कंपनसेटर, दिस इज़ अ कंपनसेटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिज़ाइन। अगला ट्रांसफर फंक्शन 1/s है, लेट्स से इसको हम G2 कह देते हैं, और आउटपुट C है, और ये आपकी फीडबैक है। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो G1 G2 आपके पास मौजूद हैं, GC आपके पास यहाँ पर मौजूद है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, इसको अगर आप देखो, मतलब इसका C/R निकालो आप इस पूरे सिस्टम का, तो बिल्कुल ये पुराने वाले सिस्टम की तरह ही है। G1 G2 ये GC है और यूनिटी फीडबैक है, यानी कि H नहीं है। तो अगर आप मतलब पिछली वाली डायग्राम देखो तो उसमें सिर्फ H मौजूद था, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से थी। अच्छा नहीं, उसमें G2 के साथ जो है वो फीडबैक था, ये G1 के साथ है, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो फीड फॉरवर्ड गेन, ठीक है, G1 और G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लूप गेन्स प्लस अनदर लूप गेन, ठीक है। तो उससे आपके पास C/R आ जाएगा। तो इस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से गर्ज है, तो इसकी इस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, दैट इज गिवन एज s³ प्लस 5s² प्लस 4s प्लस 20ks प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। आई होप के विजिबल है। दिस इज, चले, प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप देखें तो चलें, ये 20k जो है, 20 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। इसको लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि दिस इज योर, मतलब 20k जो है वो एक बड़े k के बराबर है, इट्स अनदर कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल K। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब मैं बेसिकली इसको वही बनाना चाहता हूँ, 1 इंटू जी सी इंटू जी एफ इक्वल्स टू 0 की टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो तरीकाकार वही है, जो कंपनसेटर मैंने डिज़ाइन करना है वो k है, ठीक है। तो k के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दें आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो उसके अलावा कौन कौन सी टर्म्स हैं जी? डिवाइडिंग बाय, उसके अलावा आपके पास s³ है, 5s² है, प्लस 4s है, प्लस 20 है, और प्लस ks है, उसको आप छोड़ दें। इससे आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो सारे टर्म्स में से, चले मैं लिख देता हूँ, s³ प्लस 5s² प्लस 4s प्लस 20 प्लस ks इक्वल्स टू 0। इस सब को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? s³ 5s² प्लस 4s प्लस 20 से, ठीक है। तो जब मैं सिर्फ इस पार्ट से डिवाइड, मतलब इस पार्ट को इससे डिवाइड करूंगा, तो ये तो क्लियरली 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। 1 प्लस आगे क्या आ जाएगा? ks इन डिवाइडेड बाय s³ प्लस 5s² प्लस 4s प्लस 20 इक्वल्स टू 0। k अननोन है जिसको मैंने सॉल्व करना है, बाकी सारी आपके पास सिस्टम में जो है वो वैल्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस डिनोमिनेटर को मैं क्या कर सकता हूँ, ये अब बेसिकली आप देखो कि अब ये नया ट्रांसफ़र फंक्शन बन गया है। पहले G1 जो था वो कुछ और ट्रांसफ़र फंक्शन था, अब एक नया ट्रांसफ़र फंक्शन बन गया है, जो कि आपको पता है ना कि 1 प्लस GH के बराबर होता है, जो कि आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो अब आप देखो तो अब आपका जो GH है वो डिफरेंट हो गया है। क्योंकि वो GH डिफरेंट हो गया है, तो हम इसको इसका रूट लोकस दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप रूट्स निकालो तो ये जो रूट्स आ रहे हैं इसके थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, s प्लस 2j, s माइनस 2j, या फैक्टर्स इसके जो हैं वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, s प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस GH ओपन लूप पोल्स, ये तीन ओपन लूप पोल्स हैं, ये एक ओपन लूप 0 है। तो इसका मतलब है ऑल टुगेदर नया रूट लोकस बनाया जा सकता है फॉर दिस सिस्टम, दिस इज अ न्यू सिस्टम नाउ, ठीक है। अब इस न्यू सिस्टम के मुताबिक जो है वो आप अपना रूट लोकस ड्रॉ कर सकते हैं। रूट लोकस ड्रॉ करने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड
k such that zeta equals to 0.4। k निकालना है आपने, k की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल k की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है कि ये स्मॉल, चले मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्मॉल k की वैल्यू निकालनी है आपने, या kc जो आपने रखा हुआ है सिस्टम में उसकी वैल्यू निकालनी है सच दैट जीटा इज इक्वल टू 0.4। ये जो k है ये कैपिटल K है जो कि 20k के बराबर है, ठीक है, 20kc के बराबर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास एक नया सिस्टम आ गया है। इस नए सिस्टम में अगर आप देखें तो कोई कंपनसेशन नहीं डिजाइन हो रही, कोई कंपनसेटर डिजाइन नहीं हो रहा, सिर्फ के की वैल्यू चेंज हो रही है और जो कि रूट लोकस में होती है, ठीक है। यानी कि गेन हमने सेट करना है के का सच दैट कि ये वाली चीज जो है वो जीटा जो है वो 0.4 हो जाए। अब इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मैंने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि इस सिस्टम का रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो लेट्स ड्रॉ द रूट लोकस फॉर दिस सिस्टम। आपने ऑलरेडी इसको, मतलब आपको पता है रूट लोकस कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब आप देखिए इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि आपने जो चीज़ पहले पढ़ी है वही वाली चीज़ आगे चल के आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब इसको आप खूबसूरती कहें या डिसएडवांटेज कहें या एडवांटेज कहें, अगर आपको पीछे पीछे वाली चीज़ जो है वो अच्छी आती है तो उसमें जो एडिशन है वो बहुत थोड़ी सी है, नया नई पार्ट जो है वो थोड़ा सा होता है, बाकी सारा पार्ट पुराना है। तो अगर आपको पुरानी चीज़ अच्छे तरीके से आती है तो नई चीज़ एडिशन जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपको पता है कि आप मतलब ये वाली अगर आप सिस्टम देखें तो इस वाली इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब इस इक्वेशन तक आप पहुंचे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है। और उसमें भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल 2-3 डिवीजन या डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया या अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया हमने, वही यहाँ पर एज इट इज कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब एक दफा ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई तो उसके बाद आपने इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए हमने पूरा चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसका रूट लोकस अगर अब मैं ड्रॉ करूं, जाहिर है कि आप इसका रूट लोकस जो ड्रॉ करेंगे वो आप पूरे स्टेप्स के साथ से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उन स्टेप्स को अज्यूमिंग कि आपको सब चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से आता है और ये वाला रूट लोकस ड्रॉ करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली रूट लोकस इसका ड्रॉ करता हूँ। तो इसका जो रूट लोकस है, मतलब आपने इसके एसिम्प्टोट्स निकालने होंगे, आपने इसका एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होगा, आपने इसका बाकी चीज़ें निकालनी होगी। तो अगर आप देखें तो आपके पास दो इसके ओपन लूप पोल्स यहाँ पर है -2 +-2 पे, एक ओपन लूप पोल जो है वो -5 पे पड़ा हुआ है, पोल जो है वो -5 पे पड़ा हुआ है, और एक जीरो जो है वो इसका ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। तो अब अगर आप देखें तो एक ब्रांच जो यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगी इस जीरो पे, ठीक है, क्योंकि दो एसिम्प्टोट्स इसके होने हैं, ठीक है। 3 पोल्स हैं, एक जीरो है, तो 3-1 = 2, तो इसका मतलब है 2 एसिम्प्टोट्स होंगे। 2 एसिम्प्टोट्स का मतलब है 90 डिग्री, ±90 डिग्री पे मौजूद होंगे। लोकेशन आप निकालोगे तो आपको लोकेशन का पता चल जाएगा कि कहाँ से ±90 है, तो इसका मतलब है ±90 एसिम्प्टोट्स इस तरह से हैं। फिर आप एंगल ऑफ डिपार्चर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है, और फिर उसके मुताबिक जो है वो आप जो है वो अपना इसका रूट लोकस ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका रूट लोकस ड्रॉ हो गया, कुछ इस तरह का इसका रूट लोकस है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो बात कही जा रही है जीटा इज इक्वल्स टू 0.4, जीटा इज इक्वल्स टू 0.4 चाहिए आपको। जीटा इज इक्वल्स टू 0.4 का मतलब क्या हो गया, कॉज इनवर्स ऑफ, मतलब थीटा अगर मैं निकालूं इसका तो वो क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ जीटा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो कॉज इनवर्स ऑफ 0.4, ठीक है, ये तक बराबर होता है सिर्फ जो कि रूट लोकस को कट कर रही होगी किसी पॉइंट पर, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ हुई हुई है तो आप देखें तो जो रूट लोकस को ये कट कर रही है लाइन 60 डिग्री की, आप बेशक सीसो टूल इस्तेमाल करके इसको रूट लोकस ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो इसकी जो 6 जिसको ये जगह पे, जिस जगह पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, वहां पर अगर आप देखें तो दो जगहों पर कर रही है ये, इसका मतलब है के की दो वैल्यूज हो सकती हैं, के की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए
दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे इसका जीटा 60 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे। उन कोऑर्डिनेट की मदद से आप इसका के निकाल सकते हो। इस तरह की एक एग्जाम्पल हमने जो है वो एग्जाम्पल की थी, मेरा ख्याल है 6.1 थी या 6.2 थी, चैप्टर नंबर 6 में हमने की थी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप यहाँ से के की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो कि वो के की वैल्यू क्या है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कि इस के की वैल्यू, अच्छा जो के की वैल्यू आएगी वो होगी 20 के सी के बराबर। 20 के सी की वैल्यू जो आएगी विच इज़ अराउंड, जो के की वैल्यू आ रही है 20 के की वैल्यू आपके पास आ रही है जी 28.26। ठीक है, इज इक्वल्स टू 28.26। ये आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, बहुत आसान सा तरीका कि आप मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, मतलब ज़ाहिर है कि ग्राफिकली आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के अगर आपके पास कोऑर्डिनेट पता है तो आप जो है वो के की वैल्यू निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग के इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर आपके जो क्या कहते हैं, इस पॉइंट पर आपके पास इस पॉइंट पर इसके के की वैल्यू क्या है। मतलब आपको ये पता है ना कि यू चेंज योर वैल्यू ऑफ के एंड देन रूट लोकस की पोजीशन चेंज होती जाती है, तो आपको पॉइंट ऑलरेडी पता है, उस पे ऊपर आपने के निकालना है। तो जाहिर है कि आप जो है वो अपने जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको उसके ऊपर मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई कर दें। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी पता हो, अगर पॉइंट पता है आपको जो कि फर्ज करें S1 के बराबर है, उसके ऊपर मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करके आपके पास जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो के की वैल्यू आ रही है दैट इज़ अराउंड 28.2। तो 20 के सी की जो वैल्यू है वो 28.2 के बराबर है। तो अगर आप इसको 20 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से के सी की वैल्यू आपके पास तकरीबन 1.4 के अराउंड आ जाती है। ठीक है, दिस इज़ योर डिजायर्ड वैल्यू ऑफ के सी जो आपने डिज़ाइन करनी थी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप इसका सी बाय आर, मतलब इस नए सिस्टम का सी बाय आर लिखोगे तो आपको पता है सी बाय आर किसके बराबर हो जाएगा, जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और प्लस जो भी आपके पास गिवन सिस्टम है दैट इज एस इंटू एस प्लस वन वट एवर, जो भी आपके पास गिवन सिस्टम है उस पर के की वैल्यू आप ऑलरेडी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन योर वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू आप डिज़ाइन कर सकते हो और आप जो है वो के सी की वैल्यू मतलब आप कैसे निकाल सकते हो। तो दिस इज़ नोन एज द पैरेलल कंपनसेशन। तो पैरेलल कंपनसेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पैरेलल कंपनसेशन इज़ एक्चुअली द सेम एज सीरीज़ कंपनसेशन। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना होगा, आपने उसकी क्या कहते हैं शेप चेंज करनी होगी। आपने जो है वो अपना कैरेक्टर अपने जो सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चेंज करना होगा। वंस यू कैन चेंज दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चेंज कर लेने के बाद आप उसको दोबारा से नया सिस्टम ट्रीट करके उसके ऊपर अपनी सीरीज़ कंपनसेशन की जो थ्योरी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 7 आपका ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास जो है वो मेनली एक चैप्टर नंबर 10 है जो कि हमने पीआईडी कंट्रोलर का पढ़ना है। पीआईडी कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसके बाद हमने जो है वो बोर्डे प्लॉट के बारे में, मतलब कंट्रोल सिस्टम में बोर्डे प्लॉट इस्तेमाल किए जाते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर हमारी जो है वो एक लेक्चर होगा। तो प्रॉबेबली हम जो है जल्द ही इस कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको जल्द ख़त्म कर लें कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, मैसेज, कॉल मी और व्हाट्सएप में। तो हम उसके बाद जो है वो अपने जो भी आपकी कन्फ्यूजन इफ़ यू नीड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।